कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले फिर से एक विवाद शुरू हो गया है और वो है पहचान दिखाओ नाम बताओ का। सदियों से चली आ रही परंपरा में फिर से सांप्रदायिक रंग घुल रहा है। ढाबे में काम करने वाले लोगों से उनके नाम पूछे जा रहे हैं, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, यहां तक कि उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें जलील किया जा रहा है। और ये सब करने वाले लोग खुद को हिंदू संगठनों से बता रहे हैं। मामला है यूपी के मुजफ्फरनगर का। यहां पंडित जी वैष्णो ढाबा बंद कर दिया गया है। ये वही ढाबा है जो 28 जून को उस समय विवादों में आ गया था। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले सीधा मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी अंकित त्यागी का, जो लगातार ग्राउंड जीरो से इस खबर से जुड़ी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर क्या माहौल बना हुआ है। आपने वहां पर बहुत से लोगों से बात की है, क्या इस वक्त लोग सोच रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ज़बरदस्ती का एक विवाद बनाने की कोशिश जो है की जा रही है कि ढाबों पर जो सड़क के किनारे इस तरीके की जो ठेले या रेहड़ियाँ लगती हैं उनके ऊपर इस तरीके का विवाद जो है वो ज़बरदस्ती में बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस बात से सहमत भी हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि देखिए, आप अपनी आइडेंटिटी को ना छुपाएं। पारदर्शिता में क्या दिक्कत है? दिक्कत पारदर्शिता में नहीं है, लेकिन जांच का अधिकार किसी को क्यों दिया गया, वो कानून का अधिकार है। अगर जो भी पिछली बार 2024 में भी सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें नाम और अपना सारी चीज़ों को अपने बोर्ड पर लिखना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब लाइसेंस की अगर बात है, खाने की शुचिता की अगर बात है, तो वो काम तो किया जा सकता है, लेकिन धन के नाम पर लोगों को डराना धमकाना, क्या ये ठीक है? ये एक बड़े सवाल के तौर पर उठकर हर जगह पर खड़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, छोटी सी दुकान पर लोग बैठे हुए हैं, कोई भी शायद उतरता होगा तो ये पूछ के नहीं उतरता होगा कि यहाँ पर खाना बनाने वाला, चाय बनाने वाला कौन व्यक्ति है। ये कुछ धर्म के ठेकेदार जो हैं उन्हीं के साथ ये इस तरीके की जो बातचीत है वो होती है। भाई साहब, आप लोग चाय पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? खाना खा रहे हैं? कहाँ से हैं आप लोग? रोहतक से। रोहतक से? हाँ जी। तो ये बताइए कि आजकल बड़ा यहाँ विवाद चल रहा है कि लोगों से वो ढाबे में किसका है, किसका धर्म है, इसका कोई मतलब है क्या इन बातों का? या कोई मतलब नहीं है सर। आप जब उतरते हो सड़क पे कहीं खाना खाने के लिए, आप पहले देखते हो कि हिंदू का है मुसलमान का है? नहीं, हम नहीं देखते कभी। भाई सफाई होनी चाहिए, बात उसकी है। इसकी मेन यही है, सफाई होनी चाहिए अच्छे से बस। हम जो इस तरह के लोग करते हैं, जो आजकल खुद जाके चेकिंग करते घूम रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखो, लोगों का हर किसी का अपना अपना नजरिया है। और सरकार को काम है ना, ये लोगों का काम थोड़ी है। मैं और आप थोड़ी किसी का भी आधार कार्ड पूछते हुए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल। चलिए, आप लोग खाना खाइए आराम से। बस भाई साहब, आप खाइए। आप ये भी समझने की कोशिश ये जो आप कीजिए देख रहे थे कि आखिर सवाल ये भी है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। जो जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, उससे हिंदू संगठन क्यों अपने हाथ में ले रहे हैं, और ऐसी नौबत क्यों आ रही है दुकानदारों के लिए, ढाबा संचालकों के लिए, कि उन्हें अपने नाम बदलकर अपना काम चलाना पड़ रहा है? देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सवाल का जवाब जो है प्रशासन से हम लोग कई बार कोशिश सुबह से हम कर रहे हैं कि बातचीत हो पाए, एसपी साहब से बातचीत हो पाए। अभी फिलहाल बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को अगर ये खुली छूट नहीं दी जाएगी, सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी और इन लोगों के ऊपर थोड़ी सख्ती बरती जाएगी, तो इसी तरह से कोई भी उठकर कहीं पर भी जाकर किसी से भी ये बताने की कोशिश नहीं करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये काम किसी आम नागरिक का नहीं है। अगर आप पारदर्शिता की बात भी करते हैं तो पारदर्शिता का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप कानून को अपने हाथ में लें। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले वो जो स्वामी जशवीर महाराज हैं, जो स्वयंभू इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, हम सनातन की रक्षा में हम यही करेंगे। उनका तो यहां तक कहने का मतलब था कि संविधान से, कानून से ऊपर उनका जो मानना है वो उसके हिसाब से देश चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है। उनको सिर्फ एक ही भाषा समझाई जाती है, वो है कानून की। लेकिन लगता है कि मुजफ्फरनगर का प्रशासन फिलहाल उनको पूरी छूट इस वक्त दिए हुए। बिल्कुल, और इस तरह से जो माहौल बिगड़ रहा है उसको लेकर कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रशासन से जुड़े लोग वहां पर आपको अंकित नजर आए? क्या इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह की जो वारदात हमने देखी वो दोबारा ना देखने को मिले? देखिए, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं प्रशासन के लोगों से बात करने की, अभी तक तो किसी से कोई रिएक्शन मिला नहीं है। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है कि इसके बाद जो थोड़ा एक डर का माहौल बन गया है, जिन लोगों के जो मुस्लिम लोग हैं, जिनके यहाँ पर ढाबे या उनकी दुकानें हैं, जो शुद्ध शाकाहारी खाना भी बनाते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कोई हिंदू पार्टनर मिल जाए तो उनका काम चल जाए। जिनके पास कोई मुसलमान स्टाफ है हिंदू ढाबों में, वो अपने मुसलमान स्टाफ को या तो हटा रहे हैं या उनको मजबूरी में डर के मारे कह रहे हैं कि अपना नाम मत बताना। तो इस तरीके का जो माहौल है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन को लेनी होगी। खुली छूट लोगों को इस चीज़ों के, इस
नाम पर नहीं दी जा सकती। 11 तारीख से कांवड़ यात्रा यहाँ पर शुरू होनी है और मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील इलाका रहा है। उसको देखते हुए अगर प्रशासन ने अभी एहतियातन कदम नहीं उठाए तो मुजफ्फरनगर जैसी जगह में किसी भी तरह की घटना होने की अंदेशा हमेशा ही बना रहता है। तो कम से कम कहीं ना कहीं कोताही बरती हुई नजर आ रही है, जिसका भुगतान जो है वो आम लोग कर रहे हैं, जो आम ढाबे वाले हैं वो कर रहे हैं। जी, शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी और अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। तो 28 जून को उस समय विवाद गहरा गया जब कांवड़ यात्रा के मद्देनजर चलाए जा रहे पहचान अभियान के दौरान स्वामी यशवीर महाराज की टीम ने यहां पर मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की सूचना मिलने पर हंगामा कर दिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वहां पर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई? जो जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है उसे हिंदू संगठन अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? ये पूछताछ करने का जिम्मा इन्हें किसने दिया? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट इस विषय पर देखिए। तजम्मुल की पहचान जैसे उसका गुनाह बन गई है। इस पहचान को छुपाने और उजागर करने के नाम पर उसे काफी कुछ झेलना पड़ा। इस 28 जून को यशवीर आश्रम नाम की एक संस्था के एक महंत ने उसकी पैंट उतरवा ली। ये वो लोग हैं जो कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाले होटलों और ढाबों में चेक कर रहे हैं कि वहाँ किस मजहब का आदमी काम कर रहा है। ये वाकया मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णव ढाबे का है, जहां कर्मचारियों का आधार कार्ड मांगा गया। जब एक कर्मचारी ने आधार कार्ड नहीं दिखाया तो उसके साथ बदसलूकी की गई। ये कर्मचारी तजम्मुल था, जो गोपाल के नाम से ढाबे पर काम कर रहा था। ये गोपाल नाम भी उससे ढाबे वालों ने ही रखवाया था। उसको एक नई पहचान दे डाली थी। एनडीटीवी की टीम जब तजम्मुल के गांव पहुंची तो उसने खुद पूरी घटना बताई। जी, क्या नाम आपका? तजम्मुल। तजम्मुल। उस समय गोपाल क्यों बताया था अपना नाम? उन्होंने रखो डर के मारो। डर के मारो। किसने कहा था आपको ये नाम रखने के लिए? उन्होंने रखवा था पंडित जी का। पंडित जी जो होटल पे काम करते थे? नहीं, शर्मा जी है। शर्मा जी, दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा। ठीक है। क्यों रखवाया था? उन्होंने होटल चलाने के लिए अपना। अच्छा, और क्या क्या करवाया था आपसे? मेरी पैर तारे गए थे वहाँ से। अच्छा, होटल में जो हिंदू संगठन के लोग आए थे? जो तिलक डाले आए थे। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी हुई थी वहाँ पे? जी। तो आपका असली नाम तजम्मुल है? आप बता रहे थे आपको कलावा पहनवाया गया, हाथ कड़ा भी पहना? कड़ा जबरदस्त पहना उन्होंने, कड़ा। अच्छा, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही जिससे कि आपकी पहचान ना हो सके, इसलिए? 3 महीने से नहीं पहना था मुझे। अच्छा, कड़ा। जिससे कि तुम्हारी पहचान ना हो सके, जी। इसलिए उन्होंने पहना था। तो फिर आपके साथ वहाँ जो घटना हुई, क्या हुआ था उस समय आपके मुझे साथ? देखो, पहले तो सचेत था होटल वालों को। हाँ। है मुझे ले गए अंदर तुम्हारी पैंट उतारने की कोशिश करी? ठीक है। फिर उस समय आप रोने लगे थे वहाँ? जी। क्यों डर लग रहा था उस समय जब? डर नहीं, जब ये देखो मार रहे थे। हाँ, तो रोने लगे थे तुम? जोर लगा था। तो अब तुम्हारा नाम असली तजम्मुल है? जी। होटल के द्वारा, होटल वालों के द्वारा आपको कहा गया था कि अपना नाम गोपाल रखना है? गोपाल नाम रखना। इस मामले के सामने आने के बाद भी जगह जगह स्वामी यशवीर की टीम ढाबों की चेकिंग कर रही है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची। चेकिंग के दौरान पैंट उतरवाने को लेकर छिड़े विवाद पर जब स्वामी यशवीर महाराज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो तर्क दिए वो अपनी बात खुद कहते हैं। सारे सनातन धर्म के लोगों ने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं जिस औषधि मिले भोजन को यदि सनातन धर्म का पुरुष कर ले तो नपुंसक हो जाए और महिला करें तो बांझ हो जाए। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने बताया अभी कि इस तरीके की अगर कुछ मिलावट हो जाती है तो सनातन धर्म के लोग ही उसमें नपुंसक और महिलाएं बाज हो जाती हैं, ये रिसर्च है कोई? देखिए, ये तो आप मीडिया वालों के माध्यम से जानकारी आई है। आपको मीडिया ने बताया? हाँ, नहीं, दक्षिण भारत में हुई ऐसी घटनाएं तीर्थ स्थानों पे और बांझ हो गए वहाँ पे लोग, नहीं और महिलाएं। हाँ, उन्होंने औषधियाँ मिलाई इस तरह की, और इस तरह की औषधियाँ मिलाई तो आप मीडिया वालों के माध्यम से ही पुलिस प्रशासन को, खाद्य विभाग को जानकारी हुई। खाद्य विभाग की जानकारी में तो ये कहा गया है कि शुद्धता किसी भी, चाहे वो हिंदू का ढाबा हो या मुसलमान का ढाबा हो, खाने की शुद्धता चेक करने का उनका काम है। तो फिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप जैसे इस तरह से जाएं और लोगों से पूछना शुरू कर दें? देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ
और सन्यासी का कर्तव्य है समाज के अंदर जब भी बुराई होती हो उस बुराई के खिलाफ आवाज उठाना सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में शुद्धता के नाम पर चल रहे इस तमाशे की कई राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर, ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं। मान लीजिए वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। वृंदावन में पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो आखिरकार कावड़ यात्रा के लिए, कावड़ियों के लिए उन्होंने विशेष सुविधा क्यों नहीं दी? उनके आस्था पर, उनके पूजा पाठन के लिए, स्वच्छता के लिए आखिरकार उन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई ना कोई कॉरिडोर ऐसे बनाते जिसमें सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं लगता। किसी का जिस तरह से किसी की जाति पूछना अपराध है, उसी तरह से किसी का धर्म पूछना भी अपराध है। यहाँ सब लोग बराबर हैं, सबकी अपनी आस्थाएं हैं। और अगर कोई किसी की पैंट उतरवा के या उस तरह की जो है उस भावना से जो है किसी का अपमान करता है या उसको मारता पीटता है या इस तरह की जो है ये गुंडागर्दी करता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस तरह की छूट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सरकार को, किसी को नहीं देनी चाहिए। तो ये विचार है बांटने का, अलग अलग करने का, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन ऐसे संगठनों के हौसले बुलंद हैं। उत्तराखंड की एक संस्था योग साधना आश्रम के लोगों ने ऐलान किया है कि वो रास्ते में सामान बेच रहे लोगों की जांच करेंगे। फिलहाल स्वामी यशवीर को हरिद्वार में ही रोक दिया गया है, लेकिन ढाबे की चेकिंग लगातार जारी है। अभी चेक करना आए थे कि जहाँ जहाँ होटल है, योगी महाराज जी का आदेश है कि होटलों पे उनके मालिकों के नाम होने चाहिए, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनके नाम होने चाहिए, उसकी उनकी लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ भोले भक्त आएंगे तो उसमें ऐसा ना हो किसी का नाम कुछ हो। अब इनका अच्छा लगा, इनका नाम मोहम्मदन है, इन्होंने अपना नाम मोहम्मदन ही बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, नाम हिंदू बता देते हैं और बाद में पता लगता मोहम्मदन है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सर अल्ताफ नाम है, अल्ताफ टोनी। आपने कौन से ऑर्डर का बताया? योगी जी का कौन सा ऑर्डर है? योगी जी का आदेश है कि जितने भी खाने पीने के प्रतिष्ठान लगेंगे, जितने भी ठेले लगेंगे, उन पर जो भी वहाँ मालिक है, स्टाफ है, उनके लिस्ट होटल के बाहर होनी चाहिए। नहीं, ऐसा आदेश नहीं है। आदेश ये है कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। 2024 में एक आदेश आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को बाध्य नहीं कर सकते अपना नाम दिखने के लिए। भारत के कौन से नागरिक के पास ये अधिकार है कि आप इस तरीके से जाएं और लोगों से पूछें कि दिखाइए? बताइए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं कहाँ खाऊंगा, क्या खाऊंगा, ये मेरा अपना मौलिक अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहाँ पे खाना खा रहा हूँ वो किस समुदाय का है, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। मैं नहीं चाहूंगा। आप खाना खाने आए हो? नहीं, मैं खाना खाने नहीं आया हूँ। जैसे आपका मौलिक अधिकार है, इनका भी मौलिक अधिकार है, इनके भी मौलिक अधिकार है, काम करना भी इनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इनको कोई जरूरत नहीं नाम लिखने की। आप तो खाना खाने आए नहीं हो। एक मिनट रुक जाइए, आप नहीं खाना खाने आए ना, तो आप जगह जगह जाके क्यों पूछ रहे हो लोगों? और शासन प्रशासन ने कहीं नहीं कहा कि आपको ये जाके करना है, या शासन ने कहा आपको? मैं कहता, हम क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा? मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। भैया, जिम्मेदार नागरिक का काम ये नहीं है कि वो दुकानों पर जाके पूछता फिरे। आप FIR कराइए ना, आपका काम थोड़ी है ये करने का। पहचान छुपाने वाले FIR कराइए। हाँ, बताइए। देखो सुनो, अगर आवश्यकता FIR करवाने की पड़ती है तो FIR भी करवाएंगे। फिलहाल हमारा कावड़ जो शुरू होने वाला है, उससे पहले हमारा यो दायित्व बैठता है कि अपने लोगों को। भाई, मेरे दायित्व किसने कैसे बैठता है? आप हो कौन? आप हो कौन? भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। जिम्मेदार नागरिक को ये कहा गया कि आप जाके कानून के तौर पर लोगों से जाके पूछें। आप क्यों पूछ रहे हैं? कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी कोई काम कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट है उसका काम है, लोकल प्रशासन का काम है, आपका काम थोड़ी है। कल को यहाँ कोई घटना होगी तो जितने प्रशासन आएगा इतना तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आप क्या कह रहे हैं, प्रशासन निकम्मा है यहाँ? बिल्कुल निकम्मा है भाई साहब। हम तो यूँ कह रहे हैं ना, जब घटना हो जाती है ना, पुलिस हाथ पैर मारती फिरती है,
तो इसका मतलब अब इस देश के अंदर जहां पर भी नागरिकों को लगे कि प्रशासन निकम्मा है, वो खुद पुलिस का काम करना शुरू कर दें। एनडीटीवी की टीम ने कई कर्मचारियों से बात की। उन्होंने बताया कि लोग चेकिंग करने आ रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, लेकिन ये भी बताया कि कैसे कई सालों से सब पूरे भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं। कभी कोई दिक्कत हुई आपस में कि भाई तुम हिंदू मुसलमान क्या सफाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो सब भाई की तरह रहे हैं यहाँ पे, जैसे भाई भाई रहे हैं ना, सब ऐसे रहते हैं। यहाँ पर किसी को अपना नाम वाम बदलना नहीं पड़ता? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई ऐसी चोरी वाली बात ही नहीं। पूछा उन्होंने तुम्हारा क्या नाम है, मैंने बताया मेरा नाम अल्ताफ है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो फिर ये लोग जो पूरा माहौल बनाते हुए आते हैं, घूमते हैं, ये लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको आपको लगता है धंधे पे फर्क पड़ेगा इससे? अब थोड़ा सा लगता है कि जैसे पूछ रहे हैं, अब जब 2 साल से ही हो रहा है, वरना यहाँ तो कभी नहीं पूछा हमसे। कावड़ यात्रा वर्षों और दशकों की नहीं, सदियों की परंपरा है। लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर गंगा जल लेते हैं और लौटते हैं, लेकिन इस परंपरा को ऐसा सांप्रदायिक रंग इन्हीं वर्षों में मिलता दिख रहा है, जबकि शिव सबको समेट कर चलने वाले देवता माने जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा अभी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, और सबको लगता है कि हमें हम क्योंकि हिंदू संगठन के हैं तो हमारा हक बनता है कि हम लोगों से ऐसे जाकर उनसे पूछेंगे, उनकी आइडेंटिटी भी पूछेंगे, और उसके बाद इस पर अगर नहीं मानेंगे तो बवाल भी करेंगे। हम तय करेंगे कहाँ पर क्या खाया जाएगा, क्या खिलाया जाएगा और किसको खिलाया जाएगा। सहयोगी अश्विनी के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता पंकज झा ने बात की। उनका इस पर क्या कहना है, सुनिए। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही यूपी में एक तरीके से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों का यही आरोप है कि यूपी सरकार कहीं न कहीं इस पूरे मामले को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने पर तुली हुई। बात करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से। पाठक जी, लगातार ये आ रहा है, एक अभियान तरीके से छेड़ दिया है कि यशवीर का नाम सुना होगा, स्वामी यशवीर, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठन जा करके वो आधार कार्ड चेक करते हैं, वो कपड़े उतार करके मजहब पता कर रहे हैं। ये काम ऐसे तो नहीं चलेगा ना, सरकार तो आपकी है कि स्वामी यशवीर की है? समाजवादी पार्टी के नेता कई दिनों से मैं मीडिया में देख रहा हूं कि तरह तरह के अनर्गल बयानबाजी और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जहां तक ये सवाल जो आपने किया है, हमने अखबारों में भी देखा और टीवी के माध्यम से भी हमने देखा है। पंडित वैष्णव ढाबा और चलाने वाला कोई दूसरे समाज का व्यक्ति है। दीक्षा शर्मा की है, उसमें काम करने वाले मुसलमान, उसमें साफ साफ ये बताया गया कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का है जो संचालित कर रहा है। इस प्रकार की घटनाओं को कौन बढ़ावा देने का काम कर रहा है, और इस प्रकार की बयानबाजी करना कि वो जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं वो पहलगाम के आतंकी की तरह हैं। ये आतंकी की भाषा बोलना उत्तर प्रदेश में किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी, तो जो पहली कैबिनेट का पहला एजेंडा इनका था, उत्तर प्रदेश में जो बम धमाके आतंकवादियों द्वारा किए गए थे, जिसमें बड़ी लोगों की जानें गई थीं, संपत्ति को क्षति पहुंची थी, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने का काम टेररिस्ट ने किया था, उनके मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहली कैबिनेट में पहले एजेंडे में किया। मैंने आपकी बात मान ली पाठक जी। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती कौन दे रहा है, आतंकवादियों को कौन समर्थक है, ये प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। चुनौती तो यशवीर दे रहे हैं ना, ये काम तो खाद्य विभाग का है, पुलिस का है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। हर स्थिति में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, कांवड़ यात्राएं हैं, वो सकुशल संपन्न हो, व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो। जो कांवड़ यात्री हैं वो व्रत रखते हैं, हरिद्वार से माँ गंगा का जल लेकर के बाबा भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उनके व्रत को कोई तोड़ने थोड़े जा रहा है, उनके साथ कोई गलत थोड़े ही कर रहा है। सबकी जिम्मेदारी है पंकज जी कि वो शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो भोजन ग्रहण करने वाले हैं उसको देखें और जाने समझें कि किस साफ सफाई से उन्हें भोजन परोसा जा रहा है, और भोजन परोसने वाला, भोजन बनाने वाला कौन है। ये तो जिम्मेदारी उनकी है।
ये तो उनका अधिकार भी है। विपक्ष तो ये नहीं पाटिल, विपक्ष का ये कहना है कि इस सरकार में एक खास संप्रदाय के लोगों को इतना डरा दिया गया है कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ना वो अपना नाम बदलना पड़ रहा है। पंकज जी, बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो केवल अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। हमारी जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं बराबर की हिस्सेदारी सभी समाज को है, अल्पसंख्यक समाज प्रमुखता से उसमें है। मैं सूची आपको दिखा सकता हूँ। कांवड़ियों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए आप रूट बनाइए, लॉ एंड ऑर्डर करिए, लेकिन ऐसे जाकर के कोई आधार कार्ड से करिए तो दंगा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और जहां तक सवाल नए नियम बनाने का है, आप देखते होंगे कि हमने कांवड़ यात्रियों की डीजे की ऊंचाई को भी नियमित करने का काम किया है, जिससे कहीं कोई अव्यवस्था न फैले। केवल एक तरफ नहीं है, सभी धार्मिक कार्यक्रम सभी समाज के व्यवस्थित ढंग से सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन एक ही धर्म के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करना, कांवड़ यात्रा ये गलत संदेश, ये बार बार गलत संदेश जा रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग देने का काम कर रहे हैं कि एक समाज, ये कानून सबके लिए बराबर है। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी खाद्य सामग्री को बेचने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन में नाम और पते का उल्लेख होता है। उसको प्रदर्शित करने में कहाँ समस्या आपको आ रही है? और हर क्रेता का ये अधिकार है कि वो जाने कि किस व्यक्ति से सामान खरीद रहा है और सामान की क्वालिटी क्या है। तो यूपी सरकार की प्राथमिकता यही है कि कांवड़ यात्रा जो है उसमें यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। लेकिन ये भी सच है कि पश्चिमी यूपी में इन दिनों एक अलग तरीके का नैरेटिव भी चल रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के लिए राजनीतिक दलों की रणनीति सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ में थे। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में गृह प्रवेश किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है पीडीए भवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीडीए अखिलेश यादव का बड़ा पॉलिटिकल प्लान है। लोकसभा चुनाव में उन्हें इससे काफी फायदा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में भी वो इससे अपना ट्रम्प कार्ड बना रहे हैं। लेकिन क्या पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के चक्कर में सवर्ण वोट उनसे दूर जा रहे हैं? आजमगढ़ में कल ब्राह्मणों ने अखिलेश के विरोध में काले झंडे लगाए। यूपी की राजनीति में अखिलेश की स्थिति को समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। सफेद रंग के इस मकान में राजनीति की कई उम्मीदों का गृह प्रवेश हुआ है। जगह उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ है। राजनीतिक उम्मीदें समाजवादी पार्टी की हैं। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक उम्मीदों का हेडक्वार्टर इस बिल्डिंग को बनाया है। ये पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीडीए परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीडीए वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीडीए वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीडीए हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीडीए में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पूर्वांचल में विधानसभा की 140 सीटें मानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 में 43 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 75 सीटों पर विजय पाई थी। यूपी में पीडीए का वोट प्रतिशत 80% है। पूर्वांचल में अखिलेश अपनी पार्टी की जड़ों को आजमगढ़ की तरह ही मजबूत रखना चाहते हैं। आजमगढ़ लोकसभा और 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अब वो यहाँ एक ऐसे प्रयोग को दोहराने के संकेत दे रहे हैं जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव और बीएसपी नेता काशीराम ने किया था। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले,
कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिल करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। आजमगढ़ में अखिलेश की भावी रणनीति को एक चुनौती का ट्रेलर भी दिखाया गया है। आजमगढ़ के गांव के कुछ घरों में काले झंडे लगे थे। ये घर ब्राह्मणों के हैं। दावा है कि इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई केस में अखिलेश ने यादवों का पक्ष लिया और ब्राह्मणों का विरोध किया, इसीलिए ब्राह्मण अखिलेश के खिलाफ हैं। अच्छा, आज आप लोग अपने घरों में काला झंडा लगाए हैं, क्या कारण है? ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, उसी के विरोध पर लगा, क्या बताइए पूरा मामला? हाँ, आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ, हम लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। देखिए, ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर पूरे जिले में, मेरा ही गांव नहीं, पूरे जिले में एक काला झंडा लगा के एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू एक होने के लिए पूज्य महाराज जी ने लगातार आह्वान किया है कि आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहो नेक रहो। लेकिन इसको किस तरीके से खंडित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश का प्रदर्शन विरोधियों के होश उड़ा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सवर्णों की समाजवादी पार्टी से दूरी अखिलेश की नींद उड़ा रही होगी, क्योंकि पिछड़े और दलित गठजोड़ में यादव वोट को दलित के पक्ष में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। इतिहास में समाजवादी पार्टी के दलित प्रयोग सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में इटावा का कथावाचक कांड पीडीए वोट का ध्रुवीकरण कर सकता है, तो अगड़े वोटों को दूर भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस चुनौती का सामना कर सकेगा? और बिहार में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने नया दांव खेला है। पार्टी बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाओं के बीच जाकर ये पैड बांटेंगे। इसको लेकर विरोधी अब सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की सैनिटरी पैड मुहिम। खास बात यह है कि इसके बॉक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर है। कांग्रेस की योजना ऐसे 5 लाख पैड बांटने की है। कि हम बिहार की थोड़ा डाउन करो ना यार, जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की वजह से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, पैड नहीं खरीद पा रही, हमने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन दें। कांग्रेस ने इससे पहले मां बहन मान योजना के तहत सरकार बनने पर महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने का ऐलान भी किया था। पार्टी को उम्मीद है कि इससे महिला वोटर उसके पाले में आएंगी, लेकिन ऐलान के तुरंत बाद ही ये घोषणा भी विवादों में आ गई। बॉक्स पर लगी राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर एनडीए ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया है और सरकार को फेल बताया है। उसमें हमारे उन सभी विधायकों की तस्वीर होगी, उन भाइयों की तस्वीर होगी, उन पिताओं की तस्वीर होगी जो वितरण में हमारी मदद कर रहे हैं, इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तस्वीर तो हम सोच रहे थे नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आपकी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको कहा था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाइए। आपकी सरकार फेल हो गई, पैड की मशीन नहीं लगाई। बिहार में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें रिझाने में सभी दल लगे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि महिलाएं सैनिटरी पैड से जुड़ती हैं या कुछ और छिटक जाती हैं। एनडीटीवी के लिए पटना से सोमू आनंद की रिपोर्ट। और आइए अगली खबर देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए देश भर की केंद्रीय और अन्य यूनिवर्सिटीज में स्नातक कोर्स में दाखिले होते हैं और इस साल
13,54,699 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 10,71,735 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 13 मई से 4 जून 2025 के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की गई थी। रिजल्ट वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर जारी कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे एडमिशन से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर संपर्क में रहें। और हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं एम काशिफ, जो कि शिक्षाविद हैं। एम काशिफ जी, ये बताइए सबसे पहले कि कैसे CUET का रिजल्ट देखें। एक्चुअली इनकी वेबसाइट है CUET सामर्थ्य की वेबसाइट है, वहां जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो छात्रों को कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ है? एक्चुअली इसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो वहां आपको एक CSAS पोर्टल उनका ओपन होता है, वहां आपको फॉर्म फिल करना होता है, जो फर्स्ट फेज होता है जिसमें। फिर इसका सेकंड फेज होता है जो रिजल्ट के बाद आपके लिए खुल जाता है पोर्टल, और उसमें आपको अपने जो प्रेफरेंस जो भी होती है आपकी कॉलेजेस की और कोर्सेज की, वो आप फिल करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। और फिर थर्ड फेज के अंदर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि आपका CUET स्कोर क्या था, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाता है। और छात्रों का क्या कहना है इस रिजल्ट पर? क्या छात्र खुश हैं इस बार के रिजल्ट से? अभी फिलहाल बच्चे अपने रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि जो CUET का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके अंदर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है। बच्चों को जो एग्जाम कंडक्ट किए गए उसमें बड़ी दिक्कतें आई, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स शीट बच्चों को दिखाई गई उसमें बच्चों का, स्टूडेंट्स का बड़ी संख्या में ये कहना था कि हमने जो आंसर मार्क किए थे वो आंसर चेंज्ड हैं, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स शीट बाद में दी भी नहीं गई। और अब बच्चों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमारे 50-50 नंबर, 60-60 नंबर काट लिए गए हैं। तो ये सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जहां बच्चे ने जितनी मेहनत की है उसे उतना फल नहीं मिला है, और ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने जितनी मेहनत की है उसको उतना रिजल्ट मिलना बनता है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उसके नंबर काट देना कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। इटली की राजधानी रोम के गैस डिपो में भीषण ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद आग का एक बड़ा गोला आसमान में दिखाई दिया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 300 मीटर दूर तक मलबा बिखर गया। खबरों के मुताबिक यहाँ एक के बाद एक 2 धमाके हुए। पहले विस्फोट से पहले गैस की गंध आ रही थी। ब्लास्ट के बाद लोगों को घरों से निकाला गया है। इसके अलावा सभी वाहन चालकों को भी हटाया गया है। मौके पर कई फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए, भीषण अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई हैं। रोम से ये तस्वीरें आ रही हैं। रोम में गैस डिपो में ये भीषण आग लग गई। रोम के आसमान में आग का गोला छाया हुआ नजर आया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 300 मीटर दूर तक इसका मलबा बिखर गया। और जो खबरें, जो रिपोर्ट्स वहां से मिल रही हैं उसके हिसाब से कि पहले विस्फोट से पहले गैस की गंध भी आ रही थी, और जैसे ही वहां पर ब्लास्ट हुआ तो वहां से लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया। जो घर हैं वहां पर, वहां से भी लोगों को निकाला गया। इसके अलावा सभी वाहन चालकों को भी हटाया गया।